तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें दो बिल्डिंग्स हैं पैरेलल में, और एक ऑफिस टावर है जबकि एक रेजिडेंशियल टावर है। ऑफिस टावर तीनों की ये बेसमेंट कंबाइन है, कॉमन बेसमेंट है। तीन बेसमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे डिफरेंट कमर्शियल आउटलेट्स हैं जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं कुछ और शोरूम्स हैं। उसके साथ साथ फिर ऑफिस टावर में डिफरेंट हर फ्लोर के ऊपर ऑफिसेज हैं, और उसके साथ साथ ये तकरीबन 17 से 18 मंजिला ये ऑफिस टावर की बिल्डिंग है, जबकि जो दूसरी बिल्डिंग है रेजिडेंशियल की वो तकरीबन 37 मंजिला बिल्डिंग। तो 37 मंजिला बिल्डिंग और साथ में 17 मंजिला बिल्डिंग, ये इसका एक कंबाइन सिस्टम जो है वो हम थोड़ा सा अभी देखने जा रहे हैं। तो मैं सब स्टेशन रूम से स्टार्ट करूंगा, और फिर फर्दर हम इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट, किस तरीके से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस तरीके से हम फर्दर आगे मूव होते जाएंगे। सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि ये डिफरेंट, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये डिफरेंट फ्लोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो डिफरेंट लाइंस हैं ये डिफरेंट फ्लोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जैसे ये सबसे पहले आपके पास ये बेसमेंट है, बेसमेंट टू, बेसमेंट थ्री, बेसमेंट टू, बेसमेंट वन, फिर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिर इस तरीके से कंटिन्यू टू ये नाइन्थ फ्लोर तक आ गए। और ये एक टावर है, और उसके साथ साथ फिर ये दूसरा टावर है। ये दोनों टावर्स की कंबाइंड ड्राइंग बनी हुई है, एक स्कीमेटिक डायग्राम या जिसको राइजर डायग्राम कहा जाता है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको आपको एक ही जगह में दिखाऊं तो ये एक ड्राइंग है जो ये एक ही उस पे आपको जगह में नजर आ रही है। ये बिल्डिंग खत्म हो रही है तकरीबन 17 फ्लोर्स पे, जबकि ये बिल्डिंग खत्म हो रही है 34 फ्लोर पे। तीन बेसमेंट्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके बाद 34 फ्लोर। अब हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से किस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सब स्टेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि इसका सब स्टेशन कहाँ है। सब स्टेशन हमने इसका ग्राउंड फ्लोर पे प्रपोज किया। ये बेसिकली अभी रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट था एक, जो मैं पिछली कंपनी में था, तो वहाँ पे मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे हमने सब स्टेशन लिया। सब स्टेशन बेसिकली केवी केई से, के इलेक्ट्रिक से हमने 11 केवी सप्लाई ली, बल्क सप्लाई ली जिसको कहा जाता है बल्क सप्लाई। तो बल्क सप्लाई के बाद फिर हमने, हमारे पास आप इसमें देख रहे होंगे कि डिफरेंट वीसीबीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास इसका जो लोड है वो तकरीबन 3.2 मेगावाट का लोड था। तो उसके हिसाब से फिर हमने आगे 6 ट्रांसफार्मर्स को फीड, 5 ट्रांसफार्मर्स को अभी फीड किया हुआ आपको नजर आ रहा है, और एक हमने फ्यूचर प्रोविजन की स्पेस वहां रखी है। तो एक आपका इनकमिंग आ गया वीसीबी, फिर आपने बस बार उसकी कॉमन हो गई, और ये सारे के सारे आपके पैनल एनर्जाइज हो गए। ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग, ये दूसरे ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग, ये तीसरे ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग, ये चौथे ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग, और ये पांचवें ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग। और एक हमारे पास ये फेज रिवर्सल का पैनल है। फेज रिवर्सल बेसिकली किसी भी मेंटेनेंस एक्टिविटी के दौरान बाज़ औक़ात फेज स्प्लिट हो जाते हैं, यानी आपने रेड की जगह येलो लगा दिया और
येलो की जगह जो है आपने रेड लगा दिया, तो उसकी वजह से जो है वो 3 फेज जो लोड होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो रिवर्स में चलना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं आपके इक्विपमेंट में। तो उससे बचने के लिए ये एक फेज रिवर्सल लगाया जाता है। फेज रिवर्सल अगर हम एचवी साइड के ऊपर लगा देंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एलवी साइड पे आपको कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एलवी साइड पे आप जितना डिस्ट्रीब्यूशन एंड की तरफ जाएंगे तो फिर आपको उतने ज़्यादा फेज रिवर्सल लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ये आउट है, जो केई का चूंकि एक रिंग मेन सिस्टम है, तो केई एक तरफ से इन करती है और दूसरी तरफ से आउट लेके अपने सिस्टम को इस तरीके से कनेक्ट करती है। ये ट्रांसफार्मर्स हैं। ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये वीसीबी क्या होता है? वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, जो 11 केवी पे यूज किया जाता है। 5 नंबर्स आप 1000 केवी ट्रांसफार्मर्स, 1000 केवी, 1000 केवी। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर के अंदर आपको ये एक चीज नजर आ रही है, ये ट्रायंगल, ये क्या चीज है? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? डेल्टा। जी बिल्कुल। ट्रांसफार्मर की जो एचवी साइड है वो डेल्टा वाइंडिंग पे होती है, और उसकी जो एलवी साइड है वो वाई उस पे होती है, या स्टार वाइंडिंग पे। तो इसलिए यहाँ पे ये डेल्टा साइड कनेक्टेड है एचवी साइड के ऊपर, और स्टार साइड जो है इसकी एलवी सिस्टम की एलवी साइड के ऊपर कनेक्टेड है। ये एलवी पैनल्स हैं, और उसके बाद यहाँ से बस बार्स निकल रही है, बसवेज। बसवेज का नाम सुना है किसी ने, या कौन कौन वाकिफ है बसवेज से कि क्या होती है? एनीवन? नहीं? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बसवेज एक मोस्ट समझ लें कि मॉडर्न एक वे है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम केबल्स की जगह पे बसवेज को यूज करते हैं। बसवेज समझ लें कि बस बार्स हैं बेसिकली। कॉपर भी हो सकती हैं और एल्यूमिनियम भी हो सकती हैं। तो ये बस बार्स हाई राइज में हम अमूमन इसलिए यूज करते हैं कि उससे फायदा ये होता है कि अब लेट सपोज ये 34 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इसके ऊपर हर फ्लोर के ऊपर 3 अपार्टमेंट्स हैं। तो 3 का मतलब है कि आप 34 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन मोर देन 100 बन जाएगा, जिसमें कुछ फ्लोर्स, 7-8 फ्लोर्स पार्किंग के हैं, अगर आप उनको निकाल दें तो ये तकरीबन 72 के करीब अपार्टमेंट्स बनते हैं। तो 72 अपार्टमेंट्स का मतलब है कि आपको 72 केबल्स तो लाजमी लेकर जानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिल्डिंग्स के अंदर ये आता है कि उनकी केबल्स की मैनेजमेंट का, वक्ती तौर पे वो इंस्टॉल हो भी जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर मेंटेनेंस में बहुत दफ़ा वो केबल ट्रेस खुलती हैं, तो फिर उसके बाद फिर वो उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आजकल जो सिस्टम, अगर कोई बहुत हाई एंड बिल्डिंग है तो उसमें फिर बसवेज के सिस्टम को प्रपोज किया जाता है। तो यहाँ से 2 बसवेज निकली, और ये ऑफिस टावर है। ऑफिस टावर की ये बिल्डिंग में चली गई। इसी तरीके से यहाँ से 2 बसेस निकली, और ये आप जो रेजिडेंशियल टावर है उसके अंदर चली गई। अब इसमें फर्दर क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बसवेज के ऊपर ये टैप ऑफ पॉइंट्स हैं। ये जो आपको डॉट डॉट एम्पेयर्स, ये टैप ऑफ लिखा हुआ है। ये टैप ऑफ पॉइंट बेसिकली यहाँ ब्रेकर लगेगा, एक ब्रेकर मॉड्यूल आता है यहाँ पे, वो लगेगा। और यहाँ पे जिस जिस डीबी को मैंने फीड करना है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ब्रेकर लगा दूंगा, और यहाँ से फिर केबल निकलेगी और रिस्पेक्टिव डीबी के ऊपर चली जाएगी। ये हर फ्लोर पे आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है तो यहाँ पे इस बस, ये 2 बसवेज पैरेलल में चल रही है। 2 बसवेज पैरेलल में चलाने का फायदा ये है कि लेट सपोज मेरे पास जो लोड है वो 4000 एम्पेयर्स का लोड है, और मैंने उसको क्या किया कि उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, यानी 2000 एम्पेयर्स की 2 बसवेज को यूज कर लिया। इससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि 2000 एम्पेयर्स की बसवे में अगर कहीं पे भी कल को किसी बसवे में प्रॉब्लम आ जाता है, तो मेरे पास जो सिस्टम की रिलायबिलिटी है
वो ज्यादा है कि मेरा आधा सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आधे से भी कम सिस्टम डिस्टर्ब होगा, या सिर्फ पर्टिकुलरली वो एरिया डिस्टर्ब होगा, वो फ्लोर डिस्टर्ब होगा जहां पे वो इशू आएगा। मैं इसको क्या करूंगा कि एक तो बस में दो हो गई, और उसके साथ साथ फिर मैं ऊपर से इसमें एक बस कपलर लगाऊंगा। बस कपलर से क्या होगा, जैसे ये रूफ के ऊपर ये खत्म हो रही है तो यहाँ पे मैंने इसको बस कपलर दे दिया। बस कपलर से मुराद ये है कि अब मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने से ये है कि अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे कहीं फॉल्ट आता है और ये मेरा सिस्टम में से निकल जाता है, ये पॉइंट सिस्टम में से निकल जाता है, तो मेरी बस में डी एनर्जाइज नहीं होगी, मेरा ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। क्यों? नीचे से सप्लाई यहाँ तक आ रही होगी, यहाँ तक, जबकि ऊपर से सप्लाई यहाँ तक आ रही होगी। तो ये सिर्फ छोटा सा जो एक लिमिटेड पोर्शन है वो डिस्टर्ब होगा, बाकी सारे का सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो ये मोस्ट रिलायबल सिस्टम है, और मेंटेनेंस फ्री सिस्टम भी है, और ऑपरेशन के हिसाब से भी बहुत आसान है इसको ऑपरेट करना। तो ये हर फ्लोर के ऊपर डिफरेंट जो है वो ऑफिस 1 है, 2 है, 3 है, इनकी डिफरेंट डीबीज दी गई हैं हर फ्लोर के हिसाब से। हर फ्लोर एक किसी भी टेनेंट के पास होगा तो उसके लिए एक डीबी लगा दी गई है, और उस तरीके से फिर हर फ्लोर के ऊपर वो है। जबकि जो लिफ्ट लॉबी है या कॉमन एरियाज हैं तो उसके लिए एक सेपरेट डीबी है, जो आप ये देख रहे हैं कि ये डीबी सी ए है। सी ए का मतलब है कॉमन एरियाज। कॉमन एरियाज और थर्ड फ्लोर के ऊपर लगी हुई है। तो ये अभी डॉटेड डॉटेड है, चूंकि ये अभी डिजाइन फेज में प्रोजेक्ट था, तो इसलिए अभी हर एक डीबी की इंडिपेंडेंट जो लोड है वो कैलकुलेट होगा, और उसके बाद फिर इस हिसाब से यहाँ उसके लोड आ जाएगा, और उसी हिसाब से फिर उसका यहाँ टेप ऑफ का जो साइज होगा वो मेंशन होगा। ये कौन कौन से फ्लोर्स को फीड कर रहा है? ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, यानी 5 फ्लोर्स को ये डीबी फीड कर रही है। ये कॉमन एरियाज की, कॉमन एरियाज में स्टेयर्स होती हैं आपकी, स्टेयर्स, और उसके साथ साथ जो भी लिफ्ट लॉबी है, ये एरियाज होते हैं कॉमन एरियाज के अंदर। तो चूंकि इन एरियाज में मुश्किल से 2 से 3 सर्किट्स होते हैं, तो वो फिर बजाय इसके कि हर फ्लोर पे आप अलग अलग डीबी दें, बल्कि 4-5 फ्लोर के सेंटर में, यानी अगर पांच मैंने फर्स्ट से लेके फिफ्थ फ्लोर तक जो है वो एक फीड करना है, तो मैं उसको थर्ड फ्लोर के ऊपर एक डीबी लगा दूंगा, जो ऊपर वाले फ्लोर्स को फीड करेगा, 2 नीचे वाले फ्लोर्स को फीड करेगा, और एक जिस फ्लोर के ऊपर डीबी लगी हुई है उस फ्लोर को फीड करेगा, वो डीबी फीड करेगी। तो इस तरीके से जो है वो सर्किट्स की लेंथ्स भी नहीं बढ़ेंगी, और आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो डीबीज हैं वो भी नहीं लगाएंगे, और लिमिटेड डीबीज के अंदर जो है आप उसको मैनेज कर लेंगे। ये आपको मीटर नजर आ रहा है, ये एम बेसिकली मीटर है। ये तो हो गई केई की बस में, यानी जो केई से सप्लाई आ रही है। तो चूंकि बिल्डिंग्स के अंदर हमारे मुल्क में लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है, तो और चूंकि ये एक हाई एंड बिल्डिंग है, हाई एंड अपार्टमेंट है, जिसके अंदर इवन के ये एक पहला प्रोजेक्ट है जिसमें अ, ऊपर अपार्टमेंट्स के अंदर भी कार पार्किंग दी गई है। यानी अदरवाइज पार्किंग जो है वो पार्किंग रिस्पेक्टिव पार्किंग फ्लोर्स के अंदर होती है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर पार्किंग भी ऊपर अपार्टमेंट के अंदर दी गई है, यानी एक लिफ्ट के जरिए गाड़ी ऊपर जाएगी और वो रिस्पेक्टिव फ्लोर पे निकल आएगी। अच्छा जी, अब हम इसके जनरेटर्स की रेटिंग को देखते हैं। तो जनरेटर्स की रेटिंग में ये 2 तरह के जनरेटर्स हैं, इसमें आपको 2 तरह की स्कीम नजर आ रही होगी। ये जनरेटर्स जो 2500 केवीए के, टोटल 1000 केवीए और 500 केवीए के, ये जनरेटर्स बेसिकली हैं ऑफिस टावर के लिए। जबकि ये क्लाइंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जनरेटर कमर्शियल एरियाज हैं उसके लिए सेपरेट जनरेटर होना चाहिए, तो उसके लिए ये सेपरेट जनरेटर को प्रपोज किया गया है, और सेपरेट डीबीज को इस तरीके से जो है वो उसको फीड किया गया है। ये डिफरेंट कमर्शियल डीबीज हैं, और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से भी इनको सप्लाई आ रही है और यहाँ पे भी मीटर लगा हुआ है, इसी तरीके से जनरेटर से जो केबल आ रही है उनको यहाँ पे भी मीटर लगा हुआ है। तो यानी दोनों तरफ से जो है इनकी मीटरिंग हो रही होगी,
के जनरेटर के यूनिट्स का रेट अलग होगा और केई का जो रेट होगा वो अलग होगा। तो इस तरीके से दोनों को अपने अपने यूनिट्स के हिसाब से उनको चार्ज किया जाएगा। एनी क्वेश्चन? कोई सवालात? हम्म, अच्छा, देखिए भाई, ये ड्राइंग्स और ये डिज़ाइन अगर आप समझ लें कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करना जानते हैं तो आपके पास जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग से भी बहुत सारे जो है वो सर्विसेज अपनी दे सकते हैं और वहाँ से भी आप एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फाइवर है और उसके साथ साथ अपवर्क है, फ्रीलांसर है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और एम ई पी सिस्टम्स की काफ़ी सारी जो है वो जॉब्स आती हैं। आप वहाँ पे भी जो है इनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म की आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो वो भी हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप जो है वो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अच्छे तरीके से प्रोफाइल बनाएं और उन प्रोफाइल के हिसाब से आप डिज़ाइन की सर्विसेज जो है वो वहाँ सेल करना शुरू कर दें। अगर कहीं मीटिंग में, कहीं इस तरह की चीज़ में आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको जो है वो अ, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बैकएंड पे हम सपोर्ट कर रहे होंगे जब तक कि आप जो है वो उसको आप खुद इस काबिल नहीं हो जाते कि आप खुद जो है वो सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो उसके हिसाब से जो है हम आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको मैनेज कर सकते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली उसको अपने जो भी आपका अकाउंट है, आपका सिस्टम है, आप उसको इंडिपेंडेंटली मैनेज करें। फर्दर कोई आपका सवाल है इस हवाले से या इसके अलावा किसी भी सिस्टम के हवाले से तो वो आप। हम्म, अच्छा, और चूंकि ये आज लास्ट सेशन था तो जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है तो आपका जैसा भी आपको लगा, आपने जो है वो आप एक हम चाहते हैं कि आप जो है एक वीडियो की फॉर्म में या आप एक उसका एक रिव्यू दे दें ताकि हमें ये भी पता चले कि हम कहाँ तक जो है अपने मकसद में कामयाब हो सके और हमें ये भी पता चले कि हम अगर कहीं पे आपकी सजेशन समझते हैं कि कुछ बेहतरी की ज़रूरत है तो आप हमें वो भी बताएं। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो है हम अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कौन सी चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा मुश्किल लगी, ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएं ताकि हम इसको वक्त के साथ साथ जो है इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकें और मज़ीद इसको इंटरेक्टिव बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अब आप बिल्कुल, आपको खुली छूट है कि आप कोई सवाल करना चाहें किसी भी टॉपिक के हवाले से तो आप सवाल कर सकते हैं। और या जनरल कोई बात कोई डिस्कस करना चाहें तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको आप समझते हैं कि आपको इंडिपेंडेंटली या समझ लें कि वन टू वन आपको कोई बात डिस्कस करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। एक दो लोगों को हमने जो है वो भी उन्होंने बात कुछ चीज़ों के हवाले से जो है वो गाइडेंस लेने का कहा तो वो जो है उनको भी हमने वन टू वन गाइड भी किया। तो इस हवाले से आप देखिए, हमारा मकसद यही है। सॉरी, एक मिनट।
मीटिंग में तो कोई भी नहीं है। अच्छा भी। जी। तो आपको किसी भी हवाले से जो है वो आपकी अपनी जॉब के हवाले से, या आपको समझ लें कि खास तौर पे जो जॉबलेस हैं, तो हमारा मकसद भी यही था कि हम जहां तक हम किसी को सपोर्ट कर सकें, हम जहां तक लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कर सकें वो करें। तो अगर आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, चीजें सीखेंगे, तो आपका फायदा है और हमें भी खुशी होगी अगर आपको हमारी वजह से कोई जो है वो कोई फायदा होता है और आप जो है वो आपको ये स्किल कहीं काम आती है, तो हमें भी इस बात की खुशी होगी। हाँ बशारत, आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ऑडिबल हूँ आपके लिए? जी जी। अच्छा, बाकी लोग भी अगर अपनी वीडियो खोल सकें तो इट विल बी ग्रेट। ताकि देखें, हम हमारा मकसद ये है कि लिंक्डइन पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों सारे लोग, ताकि एक कम्युनिटी डेवलप हो और जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो। और सिर्फ ये नहीं कि हम, बल्कि आपस में जितने सारे आप लोग हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और एक दूसरे के साथ डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करें। तो जितनी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में डीपली जाते हैं, तो फिर ही वो चीज़ें समझ में आती हैं। डायरेक्टली एक दफ़ा देखने से चीज़ समझ में नहीं आती जब तक आप उसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर समझने की ज़रूरत है ड्राइंग्स में। तो आर्किटेक्चर को समझने के बाद फिर आप बाकी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या उसके अलावा ईएलवी सिस्टम्स हैं, तो फिर आप उनको समझें। जी बशा। अच्छा। और वो स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा बैक से। आसिफ मेरे टीचर भी हैं एक तरीके से स्टूडेंट के अंदर, और मोर देन 8 years ऑफ मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर, पावर सेक्टर्स के अंदर भी। बट यहाँ एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात भी ये है, जितना इंसान लर्न डिजाइनिंग की फील्ड में करता है, कोई ऐसी और फील्ड नहीं है जिसके अंदर वो इतना ज्यादा लर्न कर सके। कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट है, कॉन्टिन्यूसली डिजाइन आ रहे होते हैं, और बिलीव मी, डिजाइन फील्ड की जो सैलरीज हैं, सबसे हाई पेड सैलरीज हैं इस वक्त। जो हमारी कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप ऑटोमेशन ले रहे हैं या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की साइड, अगर मेटेरियल्स की साइड जाते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो हाई पेड है वो एक डिजाइन इंजीनियर है। मोस्टली प्रॉब्ली मैं आपको अपनी कंपनी की रिसेंटली हायरिंग की एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक जो न्यू कमर में रखना था अपनी, बिल्कुल एक जूनियर लेवल को 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो हम लोगों ने उसको रिसेंटली 1+ सैलरी यानी 1,10,000 रुपये से हायर किया है, जिसके पास सिर्फ 2 साल का ऑयल एंड गैस का डिजाइन का एक्सपीरियंस है। ऑल्दो हायर बिल्डिंग इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स देन द ऑयल एंड गैस, वहाँ थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन होती है। देन अगेन मिस्टर आसिफ ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तक आप खुद लर्न नहीं करेंगे चीज़ों को, आप जितने ज़्यादा सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपकी ना तो टेक्निकल नॉलेज एनहेंस होगी। सर आप म्यूट है। मेरा सिस्टम शायद कनेक्ट हो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैंने अपना बंद किया, मैंने शायद डबल आवाज ना हो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली जब हम लोगों ने ये जब चीज ये चीज ठीक की हम लोगों ने, कि हम लोग जब खुद पास आउट हुए थे तो हमें उस वक्त तक कोई ऐसी जो थी अ, कोई फैसिलिटी नहीं थी जिससे हमें इस तरह की गाइडेंस मिले कि किस तरीके जाना है, कहाँ जाना है। इवनली
बहुत सारी इंडस्ट्रीज में धक्के खाने के बाद स्टार्टिंग में जाके एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर, बिलीव मी वो टेक्नीशियन का वर्क है, वो इंजीनियर का वर्क नहीं है। वहां जाके धक्के खाने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप क्या करें, एक नए फ्रेशर के पास कोई एक गाइडेड पाथ नहीं होता। तो in previous batches we started with course with a free one, but candidates जो है वो अपना मोरल डाउन कर जाते थे, छोड़ देते थे। तो मैंने आसिफ से डिस्कस करके इसको एक बड़ी माइन्यूट सी एक फी इसकी जनरेट की, जो कि 1000 थी, जो कि ना होने के बराबर है। बट इससे होता ये है कि जो इनिशियल लेवल के बच्चे होते हैं, ट्रेनी लेवल के, या जो अपनी अर्ली करियर में बनाने के उसमें होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी वॉटफुल होती है 1000 रुपए। तो इससे ये है कि वो सेशन सारे लेते हैं। और आई फील के इस सेशन से आप लोगों को इतना ज्यादा फायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप इसको लर्न ना करें। बट एनी हाउ आपको काफी चीजों की क्लैरिटी आई आई बिलीव कि आप लोगों को हुई होगी, जो कि हमारे वक्त में वो चीजें नहीं थी हमारे पास। ये मैं आपको बिलीव बता रहा हूँ, ये आसिफ की बहुत बड़ी बात है, जो टाइम निकालते हैं जॉब के साथ और ये प्रेजेंटेशन इस तरह बनाते हैं। हाल तो मैं सपोर्टिव रोल में ही हूँ आसिफ के साथ, बट मैं इसमें कुछ भी नहीं करता, ये करते हैं। बट मैं आपसे बात ये करना चाह रहा था। मैं ये बात करना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत आप लोगों का भी रिव्यू लें कि किस तरीके से जो है वो हम इसको मजीद बेहतर बनाए प्रोग्राम को, क्योंकि डिजाइन इज अ वेरी बिग फील्ड ना। आप हम अगर एक टॉपिक को ही अगर सिर्फ लें, मैं अर्थिंग की बात करता हूँ, तो अगर आप पूरा उसको आपको डिजाइन बेसिस बताने में लग जाए, यानी स्पून फीडिंग के साथ, जैसे आप ट्रेनिंग इंजीनियर कहीं जाते हैं, तो बिलीव मी 3 से 4 सेशन तो सिर्फ उसमें चले जाएंगे, आपको एक से एक चीज पकड़ के बताने में। आल्दो आसिफ, अभी तक आपको और मैं भी इस चीज के ऊपर आपके साथ हैं कि आप इस ड्राइंग को देखें, और कभी भी इन फ्यूचर आपको इसकी जरूरत पड़े, कोई चीज समझ ना आ रही हो या कोई चीज डिजाइन करनी हो, देन यू आर फ्री टू आस्क अस। और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर अगर आप लोग ना छोटा सा एक वीडियो रिव्यू 10 सेकंड का, ज्यादा नहीं, अगर आप दे दें, तो फ्यूचर में आने वालों के लिए जो कोर्स लेंगे उनके लिए एक बेनिफिट तो ये होगा कि लोग ये समझ रहे होते हैं शायद ये कोर्स किसी अर्निंग का वजह से लोग कर रहे हैं, या कोई उनसे इनकम जनरेट करनी है। तो ऐसी चीज नहीं है, इस वजह से काफी लोग लेते नहीं है, क्योंकि एक जब बच्चा निकलता है और उसके पास जॉब नहीं होती, तो उसके पास फाइनेंशियली बड़े क्राइसिस होते हैं, तो 1000 रुपए भी उसके लिए आई फील, क्योंकि मैं भी इस वक्त से गुजरा हूँ, बड़ी चीज होती है। बट जब आप लोगों का रिव्यू उनके पास जाएगा, तो आई आई बिलीव के उनसे उनको जो है वो इस चीज की अर्श पैदा होगी कि नहीं यार, वाकई कुछ लर्न किया है उन्होंने जाके, और वो इस चीज का रिव्यू दे रहे हैं कि वाकई उन्हें फायदा हुआ है। तो इस चीज की बड़ी जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं होती। आप बट आप इसके ऊपर जरूर अभी सारे मीटिंग के अंदर ही हैं, रिव्यू लाजमी दें, क्योंकि मैंने फील किया है, मैंने सफर किया है, और मैं 2-3 साल सफर करता रहा हूँ इस मार्केट में, कुछ पता नहीं था, इंजीनियर हो गए, टेक्नीशियन वाले काम करता रहा हूँ। तो आल्दो बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल गई आपको हमारी तरफ से, और मैं और आसिफ इंशाल्लाह जितना भी हो हमसे, हम आपको सपोर्टिव रोल में करने के लिए तैयार है फ्यूचर। मेरी तरफ से आसिफ को एक दूसरा फायदा ये भी है कि हमें भी पता, आपकी सजेशंस भी हमें चाहिए होंगी कि हम अपने इस जो सेशंस हैं इनको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो बेहतर, क्योंकि सेशंस वक्त के साथ साथ उनमें इम्प्रूवमेंट आती है, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप समझते हैं कि आप इसमें बताएं कि कौन सी चीज़ें मुश्किल हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ गई, कौन सी चीज़ें आपको मुश्किल से समझ आई या मुश्किल लगती हैं, तो ताकि हम जो है उनको फिर कुछ डिफरेंट तरीके से जो है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें ताकि उन चीज़ों को आसान बनाया जा सके। तो ये चीज़ है। और देखो, हमें भी शक्लें और ये सारी चीज़ें उन्हीं की याद रहेंगी, और लोगों के नाम भी उन्हीं के याद रहेंगे कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो नाम आपके जहन में रहता है। और जब कभी रेलेवेंट, हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि जी हम आपको ये किसी चीज़ की गारंटी, हम कोई जॉब की, या क्योंकि हम खुद भी जॉब करते हैं, तो जॉब करते हैं, और जॉब के अंदर कभी भी कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। हम आपको सिर्फ ये कर सकते हैं कि जी आपको स्किल्स
सिखा सकते हैं, आपको जो है वो इंटरव्यू के हवाले से कुछ टिप्स दे सकते हैं कि जी इंटरव्यू में आपने जाना है तो आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम आपको ये गाइड कर सकते हैं। या कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपको जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है, या किस टाइप की जॉब पे आप जा रहे हैं तो जॉब एप्लीकेशन में आप क्या क्या गलतियां करते हैं, उनके बारे में वो उन गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट आप सीवी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीवी, क्योंकि सीवी आपकी गैर मौजूदगी में आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो सीवी सबसे सबसे जो बड़ा एक प्रॉब्लम होता है वो लोगों का सीवी का ही होता है, क्योंकि लोगों को इंटरव्यूज की कॉल नहीं आ रही होती। तो इंटरव्यूज की कॉल तभी आएगी जब आपकी सीवी अच्छी बनी होगी, अगर सीवी अच्छी नहीं बनी होगी तो आप इंटरव्यूज की कॉल, आप बेशक आप जितने अच्छे जो है वो एक एक्सपर्ट क्यों नहीं है, लेकिन अगर आपकी सीवी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो वो कोई भी आपको शख्स नहीं बुलाएगा, क्योंकि हार्डली दो फॉर्मेट ही अच्छा नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो भी हायरिंग रिक्रूटर होता है वो हार्डली 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड देखता है और उसके अंदर ही अगर उसको फॉर्मेट ही समझ नहीं आता तो वो फौरन जो है उसको नेक्स्ट सीवी पे चला जाता है। फिर एक और हम गलती ये करते हैं कि सीवी, डिफरेंट जॉब्स पे हम अप्लाई करते हैं, सिर्फ सीवी भेज देते हैं और उसके जो कवरिंग ईमेल है उसमें एक लफ्ज़ लिखना गवारा नहीं करते, कि जैसे शायद हमने जो है वो रिक्रूटर पे एहसान कर दिया हो सीवी भेज के। तो इस वजह से जब रिक्रूटर ये देखता है कि यार ये इतना नॉन सीरियस कैंडिडेट है कि इसने जो है 2 मिनट कवरिंग ईमेल में लिखना गवारा नहीं किया कि भाई सीवी मुझे क्यों हायर किया जाए, मेरे पास एक्सपर्टीज़ क्या है, मुझे क्यों हायर किया जाए, कोई ये नहीं लिखता, तो उसने ये लिखना गवारा नहीं किया तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सीवी को जो है इतना ज़्यादा उसकी टाइम लगाऊँ सीवी के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं। तो इस हवाले से आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगी, कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो हम अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने अगर कुछ भी ना सीखा हो ना, तो इतना आपने ज़रूर सीख लिया होगा कि कितनी टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं और किन ड्राइंग्स में क्या कुछ होता है, ठीक है? आपको एक वे फॉरवर्ड ज़रूर पता चल गया होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या डिज़ाइन में या एग्ज़ीक्यूशन में होता क्या है, उनकी ड्राइंग्स क्या-क्या होती हैं और उनमें जो उसकी फंक्शनिंग है वो कैसे होती है। तो ये चीज़ें आपको एट लीस्ट पता हो चल गई होंगी। तो बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो आप जितना ड्राइंग्स को स्टडी करेंगे, मैं बार-बार यही इस बात पे मेरा ज़ोर है कि आप ड्राइंग्स को स्टडी करें, जितना ज़्यादा आप ड्राइंग्स को स्टडी करेंगे आपको ऑटोमैटिकली चीज़ें जो है वो क्लियर हो। अगर कहीं कोई चीज़ आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता कि जी उसकी इनकमिंग कहाँ है, उसकी आउटगोइंग कहाँ है, उसकी मेन डीबी कहाँ है, तो ये चीज़ें आप सवालात करें, ग्रुप में सवालात करें। ग्रुप में सवालात करें, ग्रुप में नहीं करते, आपको शर्म आती है तो आप पर्सनल में कर लें। लेकिन आप सवालात करें, जितने ज़्यादा सवालात करेंगे तो फिर तभी आप कुछ सीख सकेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो जॉबलेस हैं, क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है, फिर आपके साथ-साथ जो-जो चीज़ें आप सीखते जा रहे हैं उनको अपनी सीवी में ऐड करें, अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे ऐड करें। तो जब आप ये चीज़ें ऐड ऑन करते जाएँगे, तो फिर आपको जो है वो कहीं से कॉल्स आना शुरू होंगी। कहीं और रेलेवेंट जगहों पे अप्लाई करना शुरू करें, तो फिर आपको कॉल्स आना शुरू होंगी और फिर आपको कॉल्स आती हैं, इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप डिस्कस करें। हमसे डिस्कस करके करें कि भाई क्या सवालात हो सकते हैं, तो हम आपको जो है वो बेहतर गाइड कर लेंगे उस हवाले से, चूँकि हम इस फ़ील्ड में हैं तो हमें एक अंदाज़ा है कि आपको किस तरीके से जो है वो किस टाइप के सवालात हो सकते हैं। तो उस हवाले से हम आपको गाइड कर देंगे। अभी रिसेंटली मैं इसके ऊपर एक और बात करना चाहूँगा। जी। इसके ऊपर रिसेंटली हमने एक ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए इंटरव्यू किया था कंडक्ट, और उसको काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी। आई वाज़ शॉक्ड कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास कहाँ से, कि उसको डिफरेंट चीज़ों का पता है कि किसके लिए कितनी अर्थिंग फिट्स हम लोग बनाते हैं, कौन से इक्विपमेंट के लिए। इसके अलावा उसे जो है वो डिमांड लोड वगैरह के बारे में पता था, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अपॉन आस्किंग, तो उसने कहा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में एक कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ था 3 मंथ का डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो मैंने किया था और उसके साथ मैंने अपनी स्किल्स को एनहेंस किया।
तो फिर ये है कि वो लाहौर बेस्ड ऑफिस में हमारा वो ट्रेनिंग इंजीनियर हायर हुआ है और काफी अच्छी पे हायर हुआ है, अराउंड 60,000 रुपीज एक ट्रेनिंग इंजीनियर की पे लगी है। तो द थिंग इज दैट आसिफ साहब इसको बार बार इसलिए आपको फोकस कर रहे हैं कि जब तक आप खुद इन चीजों को लर्न करने की अपने अंदर जोश और उल्लाह न पैदा करेंगे, एंथुसियाज्म नहीं होगा आपके अंदर, तो बड़ा मुश्किल इस मार्केट में आपको सर्वाइव करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आपके पास लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम होता है। यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद मुश्किल से आपके पास 8 से 10 महीने होते हैं कि उन 8 से 10 महीनों के अंदर आप कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएँ। अगर वो आपने 8-10 महीने आपने ज़ाया कर दिए तो फिर आपके लिए जॉब ढूँढना और मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि 8-10 महीने के बाद आपका नया बैच मार्केट में आ जाता है। जब नया बैच मार्केट में आ जाता है तो आने वाला जो भी रिक्रूटर है वो प्रेफ़र ये करेगा कि मैं जो बिल्कुल फ्रेश पास आउट है मैं उसको हायर करूँ, क्योंकि वो एक नया-नया पास आउट है तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा बनिस्बत उसके कि जो 10 महीने पहले पास आउट हुआ है। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो 6 से 8 महीने जो है वो घर पे रहा होगा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड भी होगा और बहुत सारी जो है वो टेंशन्स परेशानियों में भी होगा। तो इसलिए उसकी जो है वो प्रेफ़रेंस ये होगी। तो इसलिए आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि भई जितना जल्द से जल्द आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर सकें, उतना अच्छा है। लोगों के साथ लिंक्डइन पे इंटरैक्ट करें, कनेक्शंस बढ़ाएँ, प्रोमिनेंट रहें। तो कहीं न कहीं जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर देगा। तो मेहनत करें, उसके साथ-साथ जो है वो दुआ भी करते रहें और मेहनत करने का जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर सिला देता है। आप मेहनत करते रहें और इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह ताला भी बेहतरी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आप सब ने जो है वो हमें बेयर किया और आप सब ने पार्टिसिपेट किया। तो इंशाअल्लाह जो है वो फ्यूचर में कॉन्टैक्ट में रहेंगे इंशाअल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।